जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक न्यायालय, लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की। दोस्तों तीनों टर्म एक ही हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह वीडियो MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट ए यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट PCS के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, सरल शब्दों में आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि लोक अदालत क्या है। ठीक है, तो यह एक न्यायिक प्रणाली है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्या है लोक अदालत। एक न्यायिक प्रणाली है जो क्या करती है, विवादों को वैकल्पिक तरीके से अनौपचारिक मध्यस्थों के माध्यम से सुलझाने हेतु न्यायालय का एक नवाचार है। तो अब इसमें ध्यान रखें, विवाद होते हैं और विवादों को वैकल्पिक तरीके से अनौपचारिक मध्यस्थों के माध्यम से सुलझाने हेतु इसमें कार्य किया जाता है। और यह न्यायालय का क्या है, एक नवाचार है। नवाचार मतलब जो इनोवेशन है, न्यायालय का एक इनोवेशन के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि आखिरकार इसका श्रेय किसे जाता है, इसकी वकालत किसने की थी। तो न्यायमूर्ति PN भगवती जी ने इसकी वकालत की थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं श्रेय में, इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको लिख दिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती जी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका संबंध किससे है। तो संविधान में इसका संबंध किससे ये आपको पता होना चाहिए। इसका संबंध अनुच्छेद 39A या आर्टिकल 39A से इसका संबंध है, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और ये जोड़ा कब गया था, तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये बात ध्यान रखें आप। इसके साथ साथ देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यदि आपसे पूछे तो उद्देश्य क्या है, तो जो भी नागरिक हैं भारत के, उनको न्याय सुनिश्चित कराना। ठीक है, उनको न्याय मिले, ये इसका उद्देश्य है, ये ध्यान रखें। और इसमें होता क्या है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं एवं जो अन्य अक्षमताओं का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, इस बात का ध्यान रखें। अब देख लेते हैं ये पारित कब हुआ। तो ये 1987 में पारित हुआ था। ठीक है, तो लोक अदालतों को क्या किया गया था, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत क्या किया गया था, उस समय इसको सांविधिक दर्जा दिया गया था। इस बात का ध्यान रखें। तो ये 1987 में, आप ध्यान रखें एक लाइन में मैंने लिख दिया है पारित कब हुआ, 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इस बात का ध्यान रखें। अभी लागू कब हुआ ये, तो 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 1995 को यह लागू हुआ। इसके बाद देख लेते हैं, तीन इसमें आपको ईयर याद करने होंगे जो इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले आप देख लें तो 1987 पारित हुआ, 1995 लागू हुआ। उसके बाद इसमें एक संशोधन हुआ था 2002 में, जब स्थायी लोक अदालत के रूप में इसका प्रावधान किया गया था। तो तीन आपको ईयर याद रखने हैं, 1987, 1995 और 2002। ठीक है, अब इसका संचालन कौन करता है, तो राज्य स्तर पर जो राज्य विधिक प्राधिकरण होता है वो इसके संचालन का काम करता है। तो ध्यान रखें, तीन डेट मैंने आपको बताई, पारित कब हुआ 1987, लागू कब हुआ 1995, 9 नवंबर। यदि आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ देख लें तो संशोधन देख लें तो 2002 में, जब स्थायी लोक अदालत के रूप में इसका प्रावधान किया गया। तो ये ध्यान रखें इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसके संगठन की। तो कौन कौन होता है इसमें, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है जो सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। ठीक है, एक उसके अलावा आप देखें तो 2 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें एक वकील हो सकता है जो अधिवक्ता होता है, वो साधारण शब्दों में मैंने लिखा है, जो आपको समझ में आ जाए बाकी आप लिख लेंगे। ठीक है, एक इसमें सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो आप इसमें ध्यान रखें। तो टोटल 3 होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होंगे और दो सदस्य होंगे इसमें, एक वकील होंगे, अधिवक्ता होंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें इसमें। ठीक है, तो ये संगठन आपसे इसमें पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रावधान इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें यदि पहले प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला ये है कि लोगों को जो निःशुल्क न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, पहली बात ध्यान रखें। तो कोई शुल्क नहीं, जो विधिक सेवा है उनके लिए कोई शुल्क इसमें नहीं लिया जाता। ठीक है, दूसरा देखें तो सिविल न्यायालय की इसको मान्यता दी गई है, यानी इसमें विवाह, तलाक, भूमि, ठीक है, संपत्ति, ये सब जो मामले होते हैं इसके तहत इसमें कार्य
किया जाता है, जो बंटवारा वगैरह भी होता है, हर्जाना वगैरह दिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी बातें आती हैं वो सब सिविल न्यायालय की मान्यता के आधार पर किया जाता है। तो दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा देखते हैं, इसमें आपसी बातचीत एवं आपसी सहयोग के से जो है मामलों का इसमें निपटारा किया जाता है। तो तीसरा बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अदालतों के निर्णयों के संबंध में किसी भी न्यायालय में अपील इसमें नहीं की जाती। ठीक है, अदालतों के निर्णयों के संबंध में किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाती, ये ध्यान रखें। अब कारण क्या है, तो निर्णय आपसी सहमति से होते हैं। जब आपसी सहमति से जब निर्णय होंगे तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान हैं जो आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक अदालत को समझाते हुए उसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए या उनको रेखांकित कीजिए या उनकी प्रासंगिकता को बताएं। तो यदि प्रासंगिकता आपसे पूछ लेता है तो प्रासंगिकता आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यह जो व्यवस्था है ये न्याय प्रणाली का निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण की बात करता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात करता है। और इसमें होता क्या है कि सुलह और समझौते के माध्यम से आपस में सुलह हो जाती है, आपसी बातचीत के माध्यम से जो विवाद होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनका निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें आप ये देखें कि जो न्यायालय होता है, तो न्यायालय में इसमें क्या है कि इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं, उनका दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको कम करने के लिए भी ये काफ़ी सहायक हो सकता है। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं वही जो आपने पहले देखा कि इसमें आप देख सकते हैं जो बंटवारा होता है, जो विवाह होता है, इनके लिए भी आप इसमें केस कर सकते हैं और उनका निपटारा भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रासंगिकता यदि पूछे आपसे तो आप 2-3 बिंदुओं में आप लिख सकते हैं। अभी निष्कर्ष पूछ ले तो यही चीज़ है, आपको निष्कर्ष में भी यही चीज़ें डालनी है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे विकेंद्रीकरण की बात करता है। ठीक है, लोक अदालत निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि यह जो है न्यायालय का एक नवाचार है जो विकेंद्रीकरण की बात करता है, जिसमें क्या होता है कि विकेंद्रीकरण आप समझते हैं कि आप जो न्याय है वो निचले स्तर तक पहुंच जाना। ठीक है, इसके साथ साथ यह न्यायालय की विश्वसनीयता को बढ़ाने का प्रयास करता है एवं वंचित वर्गों एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन तक न्याय पहुंचाना सुनिश्चित करता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और भी लिख सकते हैं कि संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसीलिए मैंने पॉइंट में लिख दिया है, आप इसे सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोक अदालत है, आप आसानी से समझ गए होंगे। मुख्य रूप से आपको इसमें ध्यान रखना है 3 डेट्स जो मैंने आपको बताई थी, 1987, 1995 और 2002। ठीक है, इसमें आपका काम हो जाएगा। डेट 3 आपको डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले पारित हुआ 1987 में, 1995 में लागू हुआ, 2002 में इसका क्या कर दिया गया। आप देखेंगे लास्ट में आपको स्थायी लोक अदालत मैंने बताया था कि ये भी वही है, आपको कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बिंदुओं के आधार पर आप इसे बता सकते हैं कि लोक अदालत है क्या, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।